एवरीवन, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो जेईई एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछे गए सारे क्वेश्चन इस हैं और उसका सॉल्यूशन भी है। ये क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन है सबका एक सेपरेट अलग अलग वीडियो बना पहले से ही बना हुआ है, बस मैंने उसी को एक जगह कलेक्ट कर दिया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज प्योर वाटर फ्रीज एट 273 Kelvin and 1 bar. The addition of 34.5 gram of ethanol to 500 gram of water, changing the freezing point of the solution. Use the freezing point depression constant of water 2 Kelvin kg per mole. The figure shown below represent plot of vapor pressure वर्सेस टेम्परेचर, मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल दिया गया। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको प्योर वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये प्रेशर दिया गया है और उसमें अगर आप इथेनॉल ऐड करते हो जो सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम दिया गया है, तो वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आपको जो ग्राफ दिया गया है वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का दिया गया है। तो आप इसी में आपको ये देखना है, जो अगर हम इसमें इतना इथेनॉल ऐड करते हैं तो कौन सा ग्राफ इसमें करेक्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या यहाँ देना है, सबसे पहले आपको यहाँ निकालना है डेल टी एफ जो होता है आई के एफ इंटू एम, जहाँ एम क्या है, मोलारिटी है, और आई तो इथेनॉल का ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा इन वाटर में, तो ये 1 ही आ जाएगा इसका वेंटा फैक्टर, और के एफ का वैल्यू दिया गया है। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ मोल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ क्या, इथेनॉल, मोल ऑफ C2H5OH। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 34.5 ग्राम, मोलर मास कितना दिया गया है यहाँ पे 46 ग्राम पर मोल है ना। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.75 मोल। ये 46 है, ये है ना 46 ग्राम। ओके, अब ये आपका मोल आ गया। आपको तो क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में। नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल ले, 0.75 मोल है, और यहाँ पे आपको सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम दिया गया, तो केजी में आपको लिखना है। तो इसको आप लिख लो 0.500 केजी में चेंज करके लिख लेते हैं, हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये 1.5 मोल पर केजी आ गया। आपको इसमें एम का वैल्यू आ गया, के एफ का वैल्यू दिया गया है। तो डेल टी एफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसका डेल टी एफ आपका आ जाएगा, के एफ आ गया ये, तो ये 1.5 मोल पर केजी, ये आपका एम का वैल्यू है, और के एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2K केजी पर मोल। तो ये केजी और मोल तो आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3 केल्विन। तो आपको इसका निकाल लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें टोटल आपका दिया 273 और -3, तो ये आपका आ जाएगा 273 -3, तो 270 K। तो यहाँ इसमें देख लेते हैं गिवन ऑप्शन में कौन कौन सा सही है। तो ये 271 वाला ये तो हट गया, ये भी हट गया। वैसे देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये क्या, अगर हम ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये तो प्योर वाटर का ग्राफ है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। तो आप वैसे ही फर्स्ट पार्ट में ही इसको और इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, आपका ये 2 ऑप्शन बचता। और इस 2 ऑप्शन में आपने ये निकाल लिया, ये 270 है, 270 के ये यहाँ आ जाएगा जब हम इसमें इथेनॉल को ऐड करते हैं। तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग सेल, ये आपको एक सेल रिएक्शन दिया गया है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, द एक्सप्रेशन फॉर del G इज फैराडे कांस्टेंट एंड R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, E0 सेल का वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको Zn का जो कंसंट्रेशन है ना, Zn2+ का कंसंट्रेशन जो है वो आपको क्या कह रहा है, 10 टाइम्स है किसका, कॉपर 2+ कंसंट्रेशन का। एक तो ये आपका आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ डेल जी। तो एक्सप्रेशन ऑफ डेल जी आपको निकालना है किसमें, फैराडे कांस्टेंट और आर कांस्टेंट के। डेल जी का क्या हो जाता है फॉर्मूला, डेल जी का हो जाता है आपका -NF ई सेल। तो यहाँ एन का वैल्यू और ई सेल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो एन तो आप यहाँ ये रिएक्शन लिख लीजिए, इसका जो होगा तो ये आपका आ जाएगा
Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और ये आपका क्या बना लेगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। Zn में से आप 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn2 प्लस, और कॉपर 2 में आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो। तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, n का वैल्यू तो आ गया। अब ई सेल का, तो ई सेल का वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, नॉन इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF, यहाँ 2.303 है तो लॉग लेना पड़े, तो ये लॉग आ जाएगा, लॉग Zn2 प्लस Cu2 प्लस। ओके, यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो सब दिया गया। यहाँ क्या दिया गया 1.1, तो ये आ गया 1.1 माइनस 2.303 RT, और ये n यहाँ 2 है, और F, और ये लॉग यहाँ ये क्या आ जाएगा 10। इस ये Cu को अगर आप इधर कर लोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगा, लॉग 10 आ गया। तो इसको अगर आप कर लोगे कैलकुलेट, तो ये आपका आ जाएगा 1.1 माइनस 2.303 RT बाई 2F। यही वैल्यू आपको किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, तो यहाँ से पुट कर दीजिए। तो डेल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2F, ये n का वैल्यू 2 आया है F, और ई सेल का क्या ये आ जाएगा, ई सेल का यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1.1 माइनस 2.303 RT बाई 2F। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 2.2F, और ये प्लस यहाँ आ जाएगा 2F, है ना। इसको इससे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2F इंटू 2.303 RT बाई 2F। तो ये 2F कैंसिल हो गया, और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 2.303 RT माइनस 2.2F। तो ये माइनस 2.2F जो है ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो गिवन ऑप्शन में डी है। तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड एट 298 केल्विन। यहाँ पे आपको दिया गया गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन दिया गया ग्रेफाइट का एंड डायमंड का, और क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स द प्रेशर शुड बी 1 bar एंड सबस्टेंस शुड बी प्योर एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, द कन्वर्सन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय इतना। तो आपको यहाँ डेल वी दिया गया है, कितना दिया गया है डेल वी, 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल, है ना। और क्या कह रहा है, इफ ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू डायमंड आइसोथर्मली, ठीक है, आइसोथर्मली द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इज एन इक्विलिब्रियम विथ डायमंड। आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है आपको, ये ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है ना, ग्रेफाइट टू डायमंड। ओके, आपको निकालना है यहाँ पे डेल जी से डेल जी नॉट प्लस पी डेल वी। तो डेल जी नॉट आपको यहाँ से निकाल लेंगे आप, क्योंकि यहाँ आपका हो जाएगा डायमंड, डेल जी का डायमंड माइनस ये प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट का कितना है आपका, ये डेल जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का कितना है 2.9 किलो जूल पर मोल, और रिएक्टेंट का 0 है तो यही आ जाएगा। तो ये आपका डेल जी नॉट आपका ये आ गया। इसको आप क्या करो, जूल में चेंज कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2900 जूल पर मोल। ओके, आपको यहाँ से P निकालना है, डेल V का वैल्यू पता है। तो एट इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम में डेल G इक्वल टू 0।
तो ये आपका 0 आ गया और इसका वैल्यू तो आप यहाँ निकालिए 2900 जूल पर मोल, है ना, और प्लस आपका P और डेल V का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो है क्या 2 × 10⁻⁻⁶ ये आ गया। यहाँ से P का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2900 जूल मोल इनवर्स, और ये यहाँ पे इसका यूनिट है MQ, है ना, मोल इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब एंड मोल इनवर्स। तो ये मोल इनवर्स से मोल इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया, और ये MQ यहाँ जूल का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे 2900, ये क्या दिया गया है kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड, और ये आपका आ गया 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो ये स्क्वायर से एक हट जाएगा, एक ही मीटर यहाँ पे बच जाएगा, और ये टोटल वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए kg पर मोल पर मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर का कितना दिया गया है, पास्कल दिया गया है। तो ये आपका आ जाएगा 1 पास्कल। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे टोटल का, तो ये आपका आ जाएगा 1.45 × 10⁹, और ये आ जाएगा जो यूनिट है वो पास्कल में आ जाएगा। और 1 बार इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल, तो इसको अगर आप बार में चेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा आपको 1.45 × 10⁻⁹/10⁵, और ये आपका आ जाएगा 14500 बार। दिस इज आंसर। क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम। ये कुछ इसमें फॉस्फोरिक एसिड दिया गया है, उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, फॉस्फोरस एटम का ऑर्डर निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए निकाल लेते हैं। जितने भी इसमें सब कंपाउंड है सब क्या है, ये तो नेचुरल कंपाउंड है। जैसे आपका ये हो गया H3PO2, तो O का क्या होता है -2 होता है, और ये H का +1, तो अगर आप इसको x मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 + x + 2 × -2 = 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू +1, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया +1। और इसको आप इजीली ऐसे भी कर सकते, तो -2 इधर है, +1 इधर है, तो इसको आपको न्यूट्रल करने के लिए क्या हो जाएगा, ये इस पर आप +1 डाल दोगे तो दोनों 2 + 2 - हो जाएगा, दैट मीन 0 हो जाएगा इसका चार्ज। तो आप ऐसे इजीली निकाल सकते हो। देन दूसरा क्या है आपका H3PO4, ठीक है, O पर कितना हो गया -2 × 4 -8 आ गया। H पर +1 होता है, +1 × 3, तो ये +3 आ गया। इस पर आप कितना प्लस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ आप +5 डाल देते हो तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ फॉस्फोरस का क्या हो गया +5। देन आपका क्या है H3PO3, तो H3PO3 में ये हो गया -6, ये हो गया +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया +3। उसके बाद आपका बचा है H4P2O6, तो ये आपका हो गया -12, ये हो गया आपका +4, और ये 2x है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो +4 + 2x - 12 = 0। तो आप इसको कर लो, ये हो गया 2x, ये 12 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 12 - 4, 12 - 4 आ गया 8, तो x इक्वल टू क्या आ गया +4। तो ये आ गया सबसे किसका है सबसे ज़्यादा H3PO4 का। उसके बाद H4P2O6, उसके बाद आपका H3PO3, देन H3PO2, है ना। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है H3PO4, उसके बाद H4P ये, उसके H3PO3 एंड H3PO2। आंसर इज 3। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस H2 गैस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी कॉम्बिनेशन दिए गए इसमें किसका रिएक्शन से H2 गैस निकलता है। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये देख लीजिए, जैसे एक एक करके देख लेते हैं। पहले क्या है Fe + कॉन्क HNO3, तो इसका अगर आप रिएक्शन करवाते हो ना HNO3 के साथ
कॉन्क HNO3 के साथ, तो एक क्या होता है प्रोटेक्टिव लेयर बनता है Fe2O3 का लेयर बन जाता है। और ये क्या करता है, ये लेयर फर्दर रिएक्शन के मतलब प्रोटेक्ट करता है फर्दर रिएक्शन ना हो, तो ये ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, तो इसका तो H2 गैस नहीं निकलेगा। इसका अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपका NO गैस निकलता है, H2 तो फिर भी नहीं निकलता है, तो ये आंसर नहीं हुआ। तो अगर आप इसके डाइल्यूट के साथ अगर आप यहाँ करवाओगे ना, इसके बदले में यहाँ पर अगर हम डाइल्यूट ले लेते, डाइल्यूट HNO3, तो आपका ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये FeNO3 प्लस NO गैस बनेगा, और ये आपका 2H2O। देन सेकेंड क्या था, ये आंसर नहीं हुआ। देन आपको क्या करा है, कॉपर मेटल विथ कॉन्क HNO3, कॉपर मेटल का आप कॉन्क HNO3 के साथ करवाते हो Cu प्लस कॉन्क HNO3, तो आपका क्या बन जाता है, ये आपका बनेगा CuNO3 का होल ट्राइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये यहाँ 4 ले लेंगे। ओके, देन हो गया। तो यहाँ क्या कौन सा गैस बन रहा है, NO2 गैस बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। देन क्या कह रहा है, Zn मेटल विथ NOH, तो इसके साथ हो जाता है Zn का अगर रिएक्शन आप NOH के साथ करवाते हो, NaOH एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं, मतलब 2H2O इधर लेते हैं, तो आपका ये क्या बन जाता है, जिंकेट कॉम्प्लेक्स बनाता है एक Na2 ZnOH का उल्टो ऐसे जिंकेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है और H2 गैस बनाता है। और ये जो H2 गैस है वो कैसे किससे आ रहा है आपको, H2O से डायरेक्ट आता है, ये मतलब NaOH से नहीं आता। ये भी कभी हो सकता है पूछ ले, इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये 2H2 मिले प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो आपका ये H2 और प्लस 2OH माइनस करके निकलता है। तो ये H2 गैस किससे डायरेक्ट निकलता है, 2H2O से निकलता है। NaOH इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है H2 गैस निकालने के लिए, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, बस H2 इसी से निकलता है, H2O से। देन फोर्थ क्या है, ये तो ये आंसर सही हुआ आपका, क्योंकि H2 गैस निकल रहा है यहाँ पे। Au मेटल विथ NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ Ai, इसका जो रिएक्शन होता है ऐसे होता है Au NaCN, चलो NaCN एयर में तो O2 प्लस 2H2O, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है साइनाइड का, प्लस 4OH माइनस। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 8 NaCN हो जाएगा, ये Na है, सही से लिखिए। ये आपका है 8 NaCN, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन जितने भी कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा मोर बेसिक कौन सा है, तो सारे इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम मोर बेसिक होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एटम है, तो देखने से आपको यही लग रहा है, तो सब मोर बेसिक तो यही होगा। और इसके इस दोनों में अगर देखते हैं तो ये इसका जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये अवेलेबल नहीं है प्रोटोनेशन के लिए, देन ये सबसे लिस्ट बेसिक होगा। और एक एक चेक कर लेते हैं, तो इसका जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, लॉन पेयर इज इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन होना चाहिए, लॉन पेयर इज easily available for protonation। और देन सेकेंड क्या आप इसको लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज आफ्टर प्रोटोनेशन is well delocalized। ठीक है, तो
एक एक करके देख लेते हैं। इसका आप सबसे पहले आप प्रोटोनेशन करवाइए H+, तो ये H+ यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे बनेगा। ये आपका NH2 है, ये डबल बॉन्ड NH2, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये NH2। अब ये जो लोन पेयर है इसको यहाँ शिफ्ट करवाइए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बनेगा आपका ये ऐसे बनेगा, NH2, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आपका NH2 और ये NH2, इस पे प्लस चार्ज। अब क्या करिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिए, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ शिफ्ट करिए। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये आपका NH2, यहाँ डबल बॉन्ड NH2, और ये आपका NH2। ठीक है, देन सब मोड बेसिक ये हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में इसके साथ अगर आप करवाओगे तो 2 बार प्रोटोनेशन होगा, एक इस पे एक और इस पे। तो सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका हो सबसे मोड बेसिक ये, देन सेकंड, देन फर्स्ट आ गया, देन ये तो आपका क्या है, एरोमेटिक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, उसके बाद सेकंड, देन सबसे लिस्ट बेसिक क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी इज आंसर। क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो गिवन रिएक्शन है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको रिएक्टेंट क्या सब दिया गया है, आपको NaNO2 और HCl और एक्वस NaOH, और यहाँ पर अमीन है। तो अगर NaNA2 का रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवाते हो, HCl के साथ, तो सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, नाइट्रस एसिड बन जाता है, ये OH। उसके बाद फिर ये HCl है, तो ये आपका बन जाएगा, और ये OH2, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, और यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा नाइट्रोसिनियम आयन। ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस पे प्लस। ओके, अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, एमीन डबल बॉन्ड हो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज है, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, देन आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये टोटल को R ले लेते हैं इधर से, और इसको वैसे दिखाते हैं, ये आपका NH2 आ गया, NH2 पे प्लस चार्ज, और यहाँ N, और ये डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ यहाँ जो H है, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 2H है, ये क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ इस पे ये शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा। तो आपका लास्ट प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो ऐसे बनेगा, ये R ले लेते हैं, ये N, ये डबल बॉन्ड N, और ये आपका OH2 ऐसे, और यहाँ से ये निकल जाएगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा। इसको आप 2 स्टेप प्रोटोनेशन करवाओगे तो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, यहाँ से आप 2 स्टेप प्रोटोनेशन करवाओगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, यहाँ OH है, और यहाँ पे आपका डेजोनियम सॉल्ट बन गया, ये N2+Cl-। इसका आपके किसके साथ करवाना है, एक्वस NaOH के साथ। तो एक्वस NaOH है, तो ये आपका फेनॉक्साइड आयन बना लेगा, फेनॉक्साइड आयन बना लेगा। तो ये जो रिंग है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो जाएगा, और ये आपका ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, डेजोनियम सॉल्ट। तो N2+Cl-। तो यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे ये यहाँ से शिफ्ट होता जाएगा, और ये पैरा पोजीशन पे आकर के कपलिंग कर लेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये ऐसे बनेगा। यहाँ OH, N, डबल बॉन्ड N, और ये, तो दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा। जो भी ऑप्शन है उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सरफेस प्रॉपर्टीज इज आर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसमें जितने भी इसमें स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है, और ये एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके और सारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन इज एक्कम्पनीड बाय डिक्रीजेस इन एंथैल्पी एंड डिक्रीजेस इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो
अकुमुलेशन ऑफ लिक्विड और गैस का क्या है, किसी भी सरफेस पे, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे, गैस का और लिक्विड का अकुमुलेशन है, मतलब ये सरफेस पे ही होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एच जो हो जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये तो आपका डिक्रीजेज होगा एंथैल्पी, है ना। एंट्रोपी क्या होगा, जैसे ही ये सरफेस का प्रॉपर्टीज है तो एक्यूमुलेट होगा सरफेस पे, इसका रैंडमनेस क्या हो जाएगा, जैसे ही सरफेस से अटैच होगा, एक्यूमुलेशन होगा सरफेस पे, तो रैंडमनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा, कोई फिक्स होता जाएगा। दैट मीन्स इसका जो एंट्रोपी होगा, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन सेकेंड, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन आर इतना। तो आपका इथेन का दिया गया है 563 केल्विन और नाइट्रोजन का दिया गया है 126 केल्विन रिस्पेक्टिवली। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इथेन विल बी मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ऑन सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एट द गिवन टेम्परेचर। जिसका हायर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होगा, हायर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हायर है इथेन का, तो इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, देन मोर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड क्या कर रहा है, सी क्लॉड इज एन इमल्सन टाइप ऑफ colloid in which liquid is dispersed phase and gas is dispersion medium। तो नहीं, क्लॉड में क्या है, आपका लिक्विड डिस्पर्स फेज है और गैस जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है। लेकिन इमल्सन क्या होता है, इमल्सन जो होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड। दैट मीन्स ये आपका जो है वो इनकरेक्ट हो गया, सी। डी क्या कर रहा है, Brownian motion of colloidal particle does not depends on the size of the particle but depends on the viscosity of the solution। नहीं, ये तो साइज पे आपको डिपेंड करता है, Brownian motion ये साइज पे डिपेंड करता है। स्मॉलर साइज होगा तो फास्टर मूवमेंट होगा, स्मॉलर साइज का विस्कोसिटी जो होगा वो क्या होगा, लोअर विस्कोसिटी होगा। मतलब विस्कोसिटी ऑफ जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है और साइज पे भी डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पे नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो हो गया आपका, तो ये दोनों ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, जो साइज पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए और बी इज आंसर है। Question is, for a reaction taking place in a container in equilibrium with its surrounding, the effect of temperature on its equilibrium constant K in term of change in entropy is described by। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई एक रिएक्शन हो रहा है कंटेनर में, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, यहाँ रिएक्शन हो रहा है और इसका इक्विलिब्रियम किसके साथ है, सराउंडिंग के साथ है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा, इन टर्म ऑफ चेंज, इन किसके टर्म में, एंट्रोपी चेंज के टर्म। ये क्वेश्चन जो है एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक एक करके चलिए पहले क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब टेम्परेचर इफेक्ट। तो सबसे पहले डेल जी इक्वल टू क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू ये होता है माइनस RT/ln के साथ अगर इसका रिलेशन करते हैं। तो अगर के आप इंक्रीज करोगे तो स्पॉन्टेनियस क्या होगा, मोर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्योंकि डेल जी इक्वल टू निगेटिव जब होता है तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन क्या होगा, मोर स्पॉन्टेनियस होगा। अगर के को आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या होगा, लेस स्पॉन्टेनियस होगा। एक तो ये इक्वेशन होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू ये भी होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो इसमें आप क्या इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से आप ऐसे ln k इक्वल टू यहाँ बना सकते हो, ln k इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल जी बाई RT माइनस में। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं ln k इक्वल टू माइनस डेल जी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस टी डेल एस और बाई RT। इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बाई R और माइनस एंथैल्पी चेंज बाई RT। तो ये आपका हो गया एंट्रोपी किसका, सिस्टम का। ये किसका हो गया, सराउंडिंग का एंट्रोपी। ये हो गया आपका सराउंडिंग का एंट्रोपी और ये हो गया आपका सिस्टम का एंट्रोपी। तो देखिए सिस्टम में क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर नहीं है तो इस पर टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो आपको सराउंडिंग में
चलिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन में बारी देखते हैं एक एक करके। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल एच क्या हो जाता है, डेल एच निगेटिव हो जाता है, और डेल एस सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज, ये हो जाएगा प्लस डेल एच बाई टी। अब देखिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ये रिएक्शन है, यहाँ अगर सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज करेगा, ये जो हीट रिलीज करेगा कि कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। तो सराउंडिंग को कोई क्या करेगा, वार्म आउट करेगा और ज़्यादा गर्म करेगा, और डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तब एंट्रोपी यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डिसऑर्डरनेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको ये लिख सकते हो यहाँ पे, ये फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस जो है यहाँ पे सराउंडिंग का एंट्रोपी वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। दैट मीन्स ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये क्या है, फेवरेबल है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर को यहाँ इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, एक तो पता चल गया फेवरेबल रिएक्शन है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो लार्जर वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, तो अगर इसको लार्जर वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो टोटल वैल्यू जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन इसको आप यहाँ लिख सकते हो, टोटल वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो फेवरेबल अभी रिएक्शन था, तो फेवरेबल रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो लेस फेवरेबल हो जाएगा। जो अभी फेवरेबल था एक्सोथर्मिक में, तो रिएक्शन बिकम्स क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बिकम्स लेस फेवरेबल। ठीक है, और क्या होगा, रिएक्शन बिकम्स लेस स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन बिकम्स लेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और आपको पता है, अगर ये यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा था, अगर लेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है दैट मीन्स के क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हो के क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये आ गया। देन आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो सेम वही, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, वो हीट को क्या करेगा, रिएक्शन हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। यहाँ रिएक्शन हो रहा है तो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, दैट मीन्स सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को लेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। तो सराउंडिंग का जो सराउंडिंग क्या होगा, कूलर होगा, कूलर होगा, दैट मीन्स इसका रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज होगा, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल एच बाय डेल टी। अब यहाँ अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, है ना, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो यहाँ पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो बिकम्स है, इसका टोटल मैग्नीट्यूड स्मॉलर होता जाएगा, और रिएक्शन क्या होगा, फिर स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। ये टोटल अगर यहाँ हम टी को लेते हैं, टी अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं, लार्जर वैल्यू कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। टोटल वैल्यू स्मॉलर हो जाएगा, दैट मीन्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा आपका, ये मोर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब मोर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा दैट मीन्स के क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, चारों जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट क्या है, विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर ऑफ द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज बिकॉज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। देखिए सिस्टम की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि सिस्टम में टेम्परेचर से तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट तो आपका हुआ नहीं, गलत। Then second, with increases in temperature, the value of K for endothermic reaction increases because unfavorable change of entropy of surrounding decreases। सही है, देखिए यहाँ क्या था, रिएक्शन अनफेवरेबल था एंडोथर्मिक में, क्योंकि जैसे ही ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे जैसे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एस क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, क्योंकि हीट जो अब्जॉर्ब हो रहा है सराउंडिंग से, तो डेल्टा एस निगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल रिएक्शन है। और यहाँ पे आपका के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यही दिया गया है, के विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, के वैल्यू ऑफ के ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज, देन वी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि अनफेवरेबल चेंज ऑफ एंट्रोपी सराउंडिंग डिक्रीज है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो ये टोटल वैल्यू है स्मॉलर होता जाता है, माइनस डेल एच बाई टी का, तो ये आपका के इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो आपका करेक्ट है। देन सी
सी में भी क्या है, सिस्टम का है निगेटिव, तो आप इसी बेसिस पे ना सिस्टम का जो दो ऑप्शन था उसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये सी भी नहीं है। देन डी में क्या है, विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीजेज, के का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अपने के का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीजेस बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। सही, यहाँ आप देख रहे हो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, टोटल वैल्यू जो आपका है वो इंक्रीज हो रहा है। ये फेवरेबल था तो अब क्या हो रहा है, कम फेवरेबल हो रहा है, लेस फेवरेबल हो रहा है, और के का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो आपने यहाँ पे लिखा है। लेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, के क्या डिक्रीज हो रहा है। देन बी और डी इज करेक्ट आंसर। Question is, in a biomolecular reaction, the steric factor P was experimentally determined to be 4.5. The correct option among the following is R. क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको स्टेरिक फैक्टर दिया गया है बायोमोलिकुलर रिएक्शन का, और गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आपको केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया, तो अकॉर्डिंग टू ये कॉलिजन थ्योरी का क्या हो जाता है, के इक्वल टू, फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी से आपका के इक्वल टू आ जाता है पी जेड इंटू ई ए वाई आर टी, है ना। और इसको आप क्या लिखते हो, ए बाई आर टी, जहाँ आपका ई क्या है, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी, पी क्या हो गया, स्टेरिक फैक्टर, और यहाँ जेड क्या हो गया आपका, अर्हेनियस एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रिडिक्शन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये के इक्वल टू हो गया, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए आपका है एक्सपेरिमेंटल, क्या एक्सपेरिमेंटल अर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और ये आ गया पी इंटू जेड, पी और जेड को हम यहाँ ए लिख रहे हैं, तो पी जेड हो गया, पी आपका स्टेरिक फैक्टर हो गया, स्टेरिक फैक्टर, और जेड क्या हो गया, जेड को आप कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं अर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो क्या है, प्रिडिक्टेड है, तो इसको प्रिडिक्शन लिख देते हैं। ठीक है, और आपको क्या कह रहा है, ए एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू क्या है, ए एक्सपेरिमेंटल है, ये ए एक्सपेरिमेंटल आपका आ गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जो एक्सपेरिमेंटल ये आपका आ गया 4.5 जेड। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक ए एक्सपेरिमेंटल जो 4.5 जेड है, तो ये किससे मतलब, चलिए इतना कर लेते हैं, इसका सारे ऑप्शन को देखते जाते हैं, फिर इसको बनाएंगे आगे। ठीक है, चलो इसको हटा लेते हैं तब तक, इतना तो आ गया। अब एक एक करके इसको चेक करते जाते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया आपका, ये हो गया ये, और ये स्टेरिक फैक्टर पी है, तो ए इक्वल टू पी जेड है, तो ये तो अनअफेक्टेड है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मीन्स फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो गया। देन सेकेंड क्या करा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रिडिक्टेड बाय द अर्हेनियस इक्वेशन। तो देखिए प्रिडिक्शन ये हो गया आपका जेड, और ये हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो जेड क्या है 4.5 टाइम है, इसके इक्वल कर रहे हैं, जेड का जो भी वैल्यू होगा दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 4.5 है, तो आपका हायर तो ये हो गया जेड से, है ना, जेड स्मॉलर हो गया, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या हो गया, हायर हो गया, क्योंकि ये 4.5 टाइम्स जेड के इक्वल है, तो ये तो आपका इससे करेक्ट है। ये कैसे है, वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पी जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि P इक्वल टू होता है आपका इफेक्टिव कॉलिजन, है ना, इफेक्टिव कॉलिजन बाय टोटल कॉलिजन। P इक्वल टू होता है जो होता है लेस देन 1, क्योंकि इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है बहुत ही कम होता है इफेक्टिव कॉलिजन, तो क्या होता है हमेशा 1 से कम होता है। उस जब ये 1 से कम होगा तब क्या होगा, आपका प्रिडिक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल से हायर होगा। ठीक है, बट यहाँ 4.5 है, तो दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो ये जो है ग्रेटर है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। देन सिंस क्या, ये उसके बाद क्या करा है, सिंस P इक्वल टू 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटालिस्ट इज यूज। देखिए जब 1 से कम होता है तब इफेक्टिव क्या होता है, तब इफेक्टिव कॉलिजन कम होता है, लेकिन यहाँ तो 4.5 है,
मतलब लार्जर देन 1 है, 1 से ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स इफेक्टिव कॉलिजन क्या होगा, मोर इफेक्टिव कॉलिजन होगा। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, रिएक्शन ज़्यादा होगा, मोर इफेक्टिव कॉलिजन है तो कैटलिस्ट की तो ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, क्योंकि वैसे ही 4.5 है पी का वैल्यू, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। देन डी क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाय अर्हेनियस इक्वेशन इज हायर देन द डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल, जो अभी देखे हैं, जो कि प्रिडिक्शन का तो ये कम होगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल इज हायर है, तो यहाँ क्या है आपका पी ये ए एक्सपेरिमेंटल जो है वो हायर है ए प्रिडिक्शन से, है ना। तो ये आपका गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ए और बी, दिस इज आंसर। क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, क्वेश्चन क्या करेगी, इवन जो ऑप्शन है उसमें कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हुआ आपका एल्युमिनियम, एक CH3 यहाँ पे, और ये CH3 और ये CH3 हो गया ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम। यहाँ इसका एक वैकेंट है ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है एल्युमिनियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना पी में, और यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे आता है, तो ये एक वैकेंट रहता है जो यहाँ पे है, और 3CH3 इसमें आएगा, और एक ये वैकेंट होगा, तो ये आ गया आपका। ऐसे ही एल्युमिनियम का इधर डाइमर है, तो यहाँ इसका वैकेंट ले लेते हैं, और ये आपका आ गया इधर CH3 और 2 CH3 ऐसे, तो ये क्या करता है, ऐसे बनाना बॉन्ड बनाता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक एल्युमिनियम का और एक कार्बन का, और तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। कितना सेंटर है, तो यहाँ 2 एल्युमिनियम पार्टिसिपेट कर रहा है, एक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ H ये H जो होगा ये ऊपर होगा, है ना, ये H यहाँ नहीं है, कार्बन ही का ले रहे हैं बस, तो ये कार्बन का आ जाएगा, तो ये बनाना बॉन्ड हो गया। और यहाँ क्या कहता है, ऐसे लेता है, तो ये भी आपका बनाना बॉन्ड, बनाना शेप होना चाहिए, शेप अच्छा सा नहीं बना है बट वो बनाना शेप है। तो एक एल्युमिनियम का एक कार्बन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर, 2 एल्युमिनियम एक कार्बन, तो 3 सेंटर बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा से बनाना, ठीक है। उसके बाद BH3 हैज़ द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डायमेरिक स्ट्रक्चर, सेम वही है, ये भी वही हो जाता है BH3 H, यहाँ क्या है आपका वैकेंट, और ये BH3, तो यहाँ H आ जाएगा, और ये वैकेंट आ जाएगा, और ये H, इसका बस 2p होता है, तो ये आपका क्या करेगा, ऐसे बनाना बनाएगा। बनाना मीन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भी आएंगे, इसके इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसके ओवर ये एम्प्टी ऑर्बिटल में भी आएंगे, और ये ऐसे इधर से इधर ऑसिलेट होंगे यहाँ से यहाँ, तो ये बनाना शेप बनाता है ये, इसलिए 3 सेंटर है, 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन, तो 3 सेंटर, 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन 1 बोरॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। ध्यान सी क्या कर रहा है, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम है, ये क्लोरीन है, इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये Cl और यहाँ भी Cl, तो यहाँ भी एक एल्युमिनियम, ये वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ Cl और Cl, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल को ऐसे ही दे देगा, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये ऐसे ही दे देगा। आप क्या देख रहे हो इसमें, जो इसमें 2 ही सेंटर है, एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 ही एटम के बीच में, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन के बीच में, तो ये 2 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, और जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहा है, तो आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका सी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल रहा है, ये लेकिन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। देन क्या कह रहा है, द लेविस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3, तो BCl3 इज स्ट्रॉन्गर है AlCl3 से, वो तो है ही, क्योंकि इसका फर्स्ट कारण है स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज होता है, तो इस और इसके 2p और 3p के बीच में क्या होता है, बोरोन का 2p और क्लोरीन के 3p के बीच में बैक बॉन्ड, ये बैक पाई बॉन्डिंग होता है, तो पाई बॉन्डिंग के कारण होता है ये मिसमैच है, मतलब एक ये छोटा और ये बड़ा है ऑर्बिटल,
मिसमैच है, इसलिए जो इसका ओवरलैपिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। जबकि इसमें क्या होता है 3p और 3p के बीच में होता है तो स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होता है। ड्यू टू ये इसका वीकर ओवरलैप के कारण क्या होता है, ये हमेशा डेफिशिएंट जैसा बिहेव करता है। और ये लेविस एसिड क्या होता है, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इजिली एक्सेप्ट करता है। और बोरोन जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्युमिनियम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी एक्सेप्ट करने की। और वही होता है लेविस एसिड स्ट्रॉन्गर, जो इजिली एक्सेप्ट करे। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इजिली एक्सेप्ट करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है देन AlCl3 से। तो डी भी आपका करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, A, B एंड D। दिस इज आंसर। क्वेश्चन इज द ऑप्शन विथ ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज आर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितने भी गिवन ऑप्शन है किसमें सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन जो एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबसे पहले होता क्या है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे, है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा जो है एलिमेंट वो क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो एक Zn, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टीन एंड लेड, ये 5 हो गए। 9 ऐसे ऑक्साइड हैं। एक हो गया गैलियम, फिर एंटीमन, Sb, आर्सेनिक एंड क्रोमियम। इसको इस सीक्वेंस में इसलिए रखा है क्योंकि इससे एक आपको ट्रिक याद रह सकता है। जैसे इसका एक है, ये बहुत ही पॉपुलर ही है। तो एक हो गया जनाबे अली संग पंजाबी गाना गाते सब ऐस करते। इसे आप याद रख सकते हो। ये जनाबे ZnBe, अल्युमिनियम, SN से संग, पंजाबी, गाना, और गाते से आप याद रख सकते हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है, नीचे के रो में जितने भी हैं ये 4 एलिमेंट, वो क्या करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको एम्फोटेरिक बनाएगा। और ये ऊपर के जितने भी 5 हैं वो क्या करेगा, इसके ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एम्फोटेरिक बनाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके जितने भी फॉर्म होंगे इसमें सबके सब क्या होंगे, बनाएगा आपको ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और नीचे में जो है वो +3 का जो होगा, जैसे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, ये +3 बनाएगा, +3 गैलियम +3, इसके सब +3 जो होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड, वही केवल बनाएगा आपको एम्फोटेरिक, और अदर नहीं बनाएगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इसमें क्रोमियम, इसमें क्या है Cr2O3, तो ये तो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि O के पास -6 हो गया, और एक क्रोमियम के पास क्या हो गया +3, तो ये आपका हो गया। देन BeO, तो Be है ही बेरिलियम, हो गया। SNO, SNO2, तो ये ऊपर के में है तो SN दोनों बनाएगा ऑक्साइड, तो ये आपका करेक्ट हो गया। देन सेकेंड में देखिए यहाँ से क्या है CrO, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है क्रोमियम, दैट मीन्स ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। देन थर्ड में NO, N तो नहीं है, नाइट्रोजन में कोई ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बनाता है, देन ये आपका नहीं होगा। और D में ZNO, एल्युमिनियम का, और PB का, PB क्या है फर्स्ट वाले में, तो ये इसके दो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो आपका क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। देन ये भी आपका करेक्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका A और D। दिस इज आंसर। Question is compound P and R open ozonolysis produce Q and S respectively. The molecular formula of Q and S is C8H8O. Q undergoes Cannizzaro reaction but not haloform reaction, where S undergoes haloform reaction but not Cannizzaro reaction. तो ये आपको दिया गया है यहाँ पे रिएजेंट जो आपको ZnH2O है। इसका मतलब क्या है, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस यहाँ पे हो रहा है। तो आपको क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, Q और S है। Q क्या कर रहा है, आपको कैनिज़ारो रिएक्शन इसमें हो रहा है ना, कैनिज़ारो हो रहा है इसमें, और इसमें हेलोफॉर्म हो रहा है। हेलोफॉर्म मीन्स इसमें क्या होना चाहिए, ये मिथाइल कीटोन होना चाहिए, और इसमें कैनिज़ारो हो रहा है, दैट मीन्स इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, Q जो है वो आपको हेलोफॉर्म नहीं, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा है,
तो इसमें आपको ये मिथाइल कीटोन जो है ये भी नहीं होना चाहिए, और इसमें कैनिजारो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये कीटोन होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें मतलब ये कीटोन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको ये तो क्या दिया गया है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस दिया गया है। तो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम क्या करते हैं, सपोज ये जैसे ये कोई कंपाउंड है ना, ये यहाँ पे कंपाउंड है, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको यहाँ से ब्रेक करके इस साइड O और इस साइड ऑक्सीजन, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है। और अगर ये रिडक्टिव है तो, है ना, अगर ये ऑक्सीडेटिव होता, सपोज ये अगर ऑक्सीडेटिव होता और यहाँ पर H एक लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें इसका अगर ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता तो आपको बस यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लगाना है, ये ऐसा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा, और यहाँ जो H है इसके साथ भी ऑक्सीजन लगेगा। लेकिन आपको यहाँ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में देखना है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से करते हैं, है ना, और इसको अगर यहाँ से करेंगे, इसमें दो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, एक तो यहाँ से, एक ये यहाँ से एलिमिनेट। देखिए कितना यहाँ कितना कार्बन हो रहा है, 1 2 3 तो यहाँ बाहर कार्बन है, 6 इस रिंग में, तो 9 कार्बन हो गया। और आपको दिया क्या गया है, दोनों में C8 है, तो ये इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेम आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन लगेगा, बट यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 और 3 इधर, और 6 रिंग में 9, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब इस दोनों का आप करके देख लो, इसका अगर करते हो ओजोनोलाइसिस तो क्या प्रोडक्ट बनेगा A के लिए, यहाँ CH3 और ये आपका यहाँ से ऐसे हो गया, एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया, और प्लस इसको भी करेंगे यहाँ से, तो ये आपका बन जाएगा COCH3। अब देखिए सब में ये क्या है, आपका ये C8H8O है, और ये भी आपका C8H8O है, और इसमें देखिए आप COCH3 लगा हुआ है, मिथाइल कीटोन, जो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। और ये आपका क्या हो गया, ये आपको कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, देन ये आपका A इज करेक्ट। देन B के लिए यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे, तो इसका B का क्या सा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आपका ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, एक यहाँ CH3 आ गया, और यहाँ एक ये प्रोडक्ट बना, और सेकेंड में आप यहाँ से करोगे तो ये CO और CH3। अब ये देखिए दोनों सेम है, ये आपका क्या करेगा, ये आपको कैनिजारो रिएक्शन देगा, और ये आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपका CO, ये क्या हो गया, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको ये होना चाहिए, तो आपको ये COCH3 है, ठीक है, यहाँ CH3 है लगा हुआ है ना, ये CH3 ग्रुप मिथाइल कीटोन। तो A और B इज आंसर। Question is open heating of potassium chloride in the presence of catalyst amount of MnO2. A gas W is formed. Excess amount of W react with white phosphorus to give X. The reaction of X with HNO3 gives Y and Z. एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया गया है, और क्वेश्चन JEE एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए रिएक्शन को बनाते हैं, क्या सब बोल रहा है इसमें। तो आपको बोल रहा है पोटेशियम क्लोराइड ClO3 का रिएक्शन किसके साथ आप करवाते हो, हीटिंग करते हो MnO2 के साथ। जहाँ MnO2 क्या है, आपका कैटलिस्ट है, और ये क्या काम करता है, ये आपको करता है लोअर करता है थर्मल डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या करता है, लोअर करने का काम करता है। यहाँ आपका क्या बन जाएगा, KCl और O2, इसको बैलेंस कर लीजिए, ये यहाँ 2 आ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड 3 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा गैस है, ये आपका सॉलिड, ये हो गया आपका W। अब क्या कह रहा है, W का रिएक्शन किसके साथ, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ, तो O2, तो ये आपका बन जाएगा P4O10। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 5O2 गैस है, और P4O10, ठीक है, सॉलिड। तो ये आपका W हो गया, और ये आपका X हो गया, ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये जो है वो क्या है, आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसका रिएक्शन अगर आप HNO3 के साथ करवाते हो, P4O10 का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HNO3 के साथ,
तो ये आपका बनाता है एक तो N2O5 और मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया Y और ये आ गया आपका Z। यहाँ देखिए N2O5 कैसे आता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका, ये P4O10। तो इसका क्या होता है, HNO3 से H2O निकलेगा, तो आपका ये क्या बनाएगा, N2O5। तो ये 2 मोल ऑफ HNO3 से 1 मोल ऑफ वाटर रिमूव होके N2O5 बनाता है। और ये P4O10 का रिएक्शन H2O के साथ करके ये आपका HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, P4 है तो ये आपका आ गया 2H2O। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसको आप कंबाइन करके ये मेन रिएक्शन करते हो, तो Y एंड Z ये हो गया। तो चलिए देख लेते हैं Y एंड Z में कहाँ है ये N2O5 और HPO3 ये हो गया B, और W तो आपका ऑक्सीजन है, और X क्या है, P4O10, तो ये C है ना। हाँ, तो दिस इज आंसर, C और B, दिस इज आंसर। Question is the reaction of compound P with Grignard agent in diethyl ether followed by addition of H2O gives Q. The compound Q on treatment with H2SO4 at 0 डिग्री सेल्सियस gives R। ये रिएक्शन का सीक्वेंस दिया गया है, चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, तो एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन है। एक तो ये आपका प्रोडक्ट S निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, द रिएक्शन Q to R and R to SR। ठीक है, चलिए पहले रिएक्शन बना लेते हैं। तो आपको फर्स्ट क्या कह रहा है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे रिएक्टेंट जो आपका ये रहा है ना, और यहाँ पे ये इसको आपको किसके साथ करवाना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अगर आप ये स्टर करवाते हो तो यहाँ क्या बनेगा, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपका हो गया CH3 MgBr। इस पे ये माइनस चार्ज होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे आप 2 स्टेप में प्रोसेस करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ OH आ जाएगा और ये 2CH3, क्योंकि आपको एक्सेस है, एक्सेस दिया गया है 1 मोल तो दिया नहीं गया है, तो ये आपका आ गया ये आपका क्या हो गया, R हो गया। अब R में क्या कह रहा है, नहीं Q हो गया, R नहीं हो गया, ये Q हो गया। देन क्या कह रहा है, द कंपाउंड Q ट्रीटमेंट विथ H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है, H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस और H2SO4, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे बनाएगा कंपाउंड। ये रहा, यहाँ पे C, यहाँ OH है, एक H और आ जाएगा H2SO4 से, और यहाँ 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस पर प्लस आ गया। अब ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन बना लेगा प्लस। तो ये आपका जो बन गया प्रोडक्ट ऐसे यहाँ बना, ये यहाँ C और यहाँ 2 CH3 है ना, और इस पर प्लस चार्ज, और ये यहाँ पे है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो यहाँ डबल बॉन्ड है ये ऐसे रहता है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये अल्काइलेशन प्रोसेस हो गया, फिर एयरक्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फिर एयरक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपको यहाँ बना लेते हैं, ऐसे बनेगा। यहाँ 2 CH3 ग्रुप और ये टर्शरी ग्रुप यहाँ। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका R बन गया। और सेकेंड में क्या कर रहा है, आर में आपको CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाने के लिए कह रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये CH3COCl ये क्या हो गया, एयरक्राफ्ट एसाइलेशन का रिएजेंट है AlCl3 इन CH2Cl है ना, और क्या ट्रीटमेंट विथ H2O के साथ है,
तो बाद में यहाँ पे OH ऐसे ही बन जाएगा। इसको अगर आप करवाओगे, क्या कह रहा है, CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3 and CH2 followed by treatment with H2O produce compound S। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ये आ जाएगा और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये तो सेम रहेगा और ये COCH3 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, COCH3 ग्रुप। तो ये आपका क्या हो गया, S हो गया। यहाँ पे 2 CH3 लगा हुआ है। तो गिवन ऑप्शन में देखिए ये बहुत क्राउडेड है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो कोई ग्रुप जाके ऐड नहीं होगा। तो यही आपका एक बनता है जहाँ पे आप कोई भी ग्रुप ऐड हो सकता है। तो ये आपका S हो गया। तो गिवन ऑप्शन में S कौन सा है, ये A है, तो ये आंसर हो गया। तो ये आप सेकेंड क्या कह रहा है इसमें, द रिएक्शन Q2R एंड R2S, क्या हो रहा है Q2R एंड R2S। तो Q से अगर आप ये Q बना आपका, यहाँ Q से हम R आ रहे हैं, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट क्या हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ पे हो रहा है आपका। तो ये आपका होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और R से जब हम S बना रहे हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है। तो गिवन ऑप्शन में देख लीजिए फॉर आपका अल्काइलेशन एसाइलेशन जिसमें हो, डिहाइड्रेशन तो उसमें नहीं, H2SO4 के साथ अगर हीट रहता है तो डिहाइड्रेशन होता भी, बट ये तो है नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। ये भी है सल्फोनेशन नहीं, तो ये आ गया फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो D इसका आंसर हो जाएगा, उसका A आंसर होगा। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।